Program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। प्रोग्राम में आज बात करेंगे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और कैपिटल मार्केट के हवाले और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है इस वक्त मार्केट की और स्टॉक एक्सचेंज पे वो कितनी असरअंदाज हो सकती है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट हमेशा प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, आपको बड़ी अच्छी सजेशन देते हैं, टिप्स देते हैं, तो ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो आज मार्केट की सूरत हाल रही है उसकी सारी अपडेट मैं आपको दूँ। कल आपने देखा कि मार्केट की क्या पोजीशन रही और आज सुबह से मार्केट जो है वो जब मार्केट का आगाज़ हुआ स्टॉक मार्केट का, तो मार्केट का जो क्लोजिंग रेट था वो 39,282 पे, जिसमें 74 पॉइंट्स का इजाफा देखा। मार्केट बड़ी ड्रामेटाइज तरीके से जो है फ्लक्चुएट हुई, होते जो है वो एकदम से जो है मार्केट वो नेगेटिव की तरफ आ गई और उसमें 252 पॉइंट्स की कमी देखने में आई और एकदम से मार्केट जो है वो नीचे चली गई। फिर ग्रेजुअली मार्केट ने जो है थोड़ा सा अपना एक्सटेंड किया करते जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उसमें फिर दोबारा से 26 पॉइंट्स की कमी देखी। फिर दोबारा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई और फिर वो आखिर में मार्केट जो है वो 39,098.79 पे क्लोज हुई KSE 100 इंडेक्स, और जिसमें ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स में 110.09 की कमी हमने देखी। KSE 30 इंडेक्स में जो क्लोजिंग आई है आज की वो आई है 22,690, जिसमें 76.56 की कमी देखी। ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो उसकी क्लोजिंग हमारे पास आई है 26,100.30, जिसमें 47.53 की क्लोजिंग हमने देखी। ये तो आज की मार्केट की क्लोजिंग की बात कर ली हमने। अब हम नज़र डालेंगे वॉल्यूम की तरफ। KSE 30 का जो वॉल्यूम आया है वो आया है 93.46 मिलियन शेयर्स, KSE 100 का 151.42 मिलियन शेयर्स, ऑल शेयर्स जो हैं वो 232.30 मिलियन शेयर्स। ये हो गई वॉल्यूम की बात। और अब बात करेंगे कंपनीज़ की, जो हमने ऑब्जर्व कंपनीज आज देखी कि उन कंपनीज़ में कितनी चेंजेस आई है, कितना उसमें इंक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल जो हमने जो ऑब्जर्व कंपनीज़ देखी वो 344 हैं, जिसमें इंक्रीज़ हुआ है 136 कंपनीज़ का, डिक्लाइन 165 कंपनीज़ का आया है, एंड देयर इज़ नो चेंज इन 43 कंपनीज़, दे आर स्टिल न्यूट्रल। ये कंपनीज़ की बात हो गई। अब उन कंपनीज़ के उनकी टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज़ आज जो है अपने टॉप वॉल्यूम के हिसाब से जो 1 to 5 पोजीशन पर रही हैं। सबसे पहले सुई नॉर्दर्न गैस 23.25 मिलियन शेयर्स के हिसाब से उसका वॉल्यूम रहा। सुई साउदर्न गैस 14.61 मिलियन शेयर्स, के इलेक्ट्रिक लिमिटेड 14.19 मिलियन शेयर्स, बाइको पेट्रोलियम 12.07 मिलियन शेयर्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र 11.87 मिलियन शेयर्स। ये बात कर ली हमने सारे वॉल्यूम्स की, कंपनी के वॉल्यूम्स की। अब आपको हम बताते हैं कि वो कंपनीज़ जो आज अपने टॉप गेनर्स रही हैं, तो आपको बताएं कि इंडस मोटर्स कंपनी के शेयर्स में 23.97 रुपीज़ का इजाफा देखा। गंदारा इंडस्ट्री में 16.84 रुपीज़ का इजाफा देखने में आया। दथल लिमिटेड में 14.69 रुपीज़ का इजाफा देखने में आया। हेस्कॉल पेट्रोलियम में 10.43 रुपीज़ का इजाफा देखने में आया और मिल्लत ट्रैक्टर्स में 9.5 रुपीज़ का इजाफा देखने में आया। ये वो कंपनीज थी जो आज टॉप 5 पोजीशन पे थी, जिनके शेयर्स इस प्राइस पे उसमें इजाफा हमने देखा। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ की जो इस हवाले से अपने शेयर प्राइस के हवाले से लूज़र्स रहीं। तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास है रफ़ान मेज, जिसमें 89.99 की कमी हमने देखी, और शेजान इंटरनेशनल के प्राइस शेयर में 23.00 की हमने रुपये की कमी देखी। सनफोई एमिनेट्स में 22.65 रुपये की हमने कमी देखी, और सर्विस इंडस्ट्री में के जो शेयर है उसमें 18.32 रुपीज़ की कमी देखी, और टंडलिया वाला में हमने जो है वो 16.80 रुपीज़ की कमी देखी। ये तो सारी आज वो बात हो गई जिन कंपनीज़ ने जो है वो बिज़नेस किया, क्या उनकी कंपनीज़ में उतार चढ़ाव रहा। और आज आपको बताएं कि मार्केट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रही। कल भी हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स में और KSE 30 में जो कल की जो क्लोजिंग थी उसमें मिला जुला रुझान रहा, लेकिन आज जो है ओवरऑल जो है ये मार्केट में हमने देखा कि मंदी रही। और आपको बताएँ कि
इंटरनेशनल मार्केट की जो सूरत हाल है और यूरोपियन मार्केट की कुछ तरफ नज़र भी डालते हैं, तो कमोडिटीज़ की बात मैं सबसे पहले कर लूँ कि सिल्वर डॉलर 19.84 पे आज 83% के हिसाब से इंक्रीज़ रहा, और कॉर्न डॉलर 3.52 के हिसाब से उसका रेट आया, और जिसमें 0.86 के हिसाब से वो प्लस में रहा। इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो आपको हमेशा अपनी बेहतरीन राय से आप लोगों को आगाह करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको अपने कारोबार को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने शेयर की ट्रेडिंग को किस सजेशन से, किस रिकमेंडेशन से अपनी बाइंग को, सेलिंग को करना चाहिए। बेहतरीन एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास जो आपको बेहतरीन राय देते हैं। तो इकराम एच मियाँ साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं AHMZ ग्रुप के। सर वेलकम टू द शो। सर आज जो मार्केट की जो पोजीशन रही, कल भी मैंने मार्केट का थोड़ा सा ओवरऑल ब्रीफ दिया, आज जो मार्केट जो है वो रुझान में जो है मंदी का रुझान देखने में आया। ओवरऑल क्या सिचुएशन आप देखते हैं? मैंने ग्राफ के थ्रू भी डायग्राम से आपको बताया कि जो फ्लक्चुएशंस मार्केट में आई, जो चेंजेस मार्केट में आई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ये रेट आया? आई थिंक देखिए मार्केट जो है अपना रोहिल वो बेसिकली इस वक्त 39,300 के पास पहुंची हुई है। तो ये एक बड़ा एक लेवल है साइकोलॉजिकल कि अगर ये अब यहाँ से ब्रेक करेगा 39,500 तो मार्केट का जो अगले जो लेवल्स हैं वो 40,000 में चले जाएंगे। तो इस पॉइंट पे मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है और जिससे मार्केट जो है वो 200-250 पॉइंट नीचे चली जाती है। लेकिन जो ही पॉजिटिव फैक्टर्स आते हैं तो वो फिर मार्केट दोबारा रिकवर कर जाती है। दूसरा ये हुआ है कि जब से मॉर्गन स्टैनले का MSCI जो इंडेक्स है, बिल्कुल उसकी जब से पाकिस्तान की इंक्लूजन हुई है इन द इमर्जिंग मार्केट्स में, तो बहुत सारे शेयर जो हैं बड़े, उनकी जो फ्लोट है वो ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो फॉरेन फंड्स हैं वो पाकिस्तान में आकर तो अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी। और जो लोकल फंड्स हैं हमारे, उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई अगर अगले जून में ये जो आपका पाकिस्तान है, जून 2017 में मॉर्गन स्टैनले का जो इमर्जिंग मार्केट फंड है उसके अंदर पाकिस्तान का भी वेटेज आ जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन उससे पहले यानी फॉरेन फंड्स एज वेल एज लोकल फंड्स ये दोनों इस वक्त एक्टिव है मार्केट में, जो कि अच्छे शेयरों को ऐसा ऐसा उसकी लिक्विडिटी अवेलेबल है तो वो उनको ग्रैब करते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि इनकी जो आगे जाके जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी हद तक श्रिंक कर जाएगी। अब लिक्विडिटी को बढ़ाने का क्या तरीका है? दो ही तरीके हैं कि एक तो यह कि ये कंपनियां राइट इशू करें, अपना कैपिटल को एक्सपैंड करें, यहाँ यह है कि वो अपने स्टॉक डिविडेंड दे दें जिसको बोनस शेयर कहा जाता है। बिल्कुल। जब बोनस शेयर जो है मोस्ट कंपनीज वर रिलक्टेंट टू गिव इट, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 साल पहले बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था। कल भी सर ये बात की थी हमारे गेस्ट ने, बड़ी अच्छी बात की थी, और हमने सजेशन भी दिया था कि गवर्नमेंट को अपने फोरम के ज़रिए कि बोनस टैक्सेशन पे थोड़ा सा ख्याल किया जाए, ताकि इतना, क्योंकि हर आदमी प्रॉफिट कमाना चाहता है तो फिर इन्वेस्टर जो होगा इसकी तरफ ज़्यादा जो है वो करेगा। तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसी कॉजेस होते हैं कि जिस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सके कि एटलीस्ट बोनस का जो टैक्सेशन का रेट है इसको कम किया जा सके? बोनस का मैं ख्याल में रेट बोनस के ऊपर शेयर स्टॉक डिविडेंड पे तो कोई होना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि आप अपने शेयर की वैल्यू को स्प्लिट कर रहे हैं ना। ट्रू। बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में इसको स्टॉक स्प्लिट कहते हैं कि स्टॉक जो है अगर आप कहते हैं जी हमने 100% स्टॉक स्प्लिट कर दिया है, तो जिसके पास आज 100 शेयर है उसके बाद 200 शेयर आ जाएंगे, तो 200 शेयर से प्राइस वैसे ही कम हो जाती है। सही। दूसरा ये है कि जो कंपनियां अपने डिविडेंड या बोनस डिक्लेयर करती हैं वो ऑलरेडी कंपनी जो कंपनियों का टैक्स रेट होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का, जो भी, चाहे वो बैंकिंग कंपनीज हैं, चाहे वो दूसरी सीमेंट कंपनी है, जो भी है, हर कंपनी जो है अपने डिविडेंड्स उस वक्त देती है जब वो अपने पूरे टैक्स पे कर चुकी होती है। सही। तो मैं समझता हूँ कि टैक्सेस देने के बाद फिर टैक्सेस लगाना शेयर होल्डर्स पे
और ख़ासकर जो जिन लोगों ने पैसे मार्केट में लगाए होते हैं, तो वो बेसिकली देखा जाए तो ये एक किस्म का पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई पैसा खास नहीं मिला बोनस शेयर से। जब से ये बोनस स्कीम आई तो हार्डली एनीबडी हैज गिवन बोनसेस। मतलब इतना कोई खास ऐसा कोई वॉल्यूम रेवेन्यू नहीं का कोई इतना कोई खास निग्लेजिबल है। ठीक है, सही बहुत है। निग्लेजिबल है, नहीं ना होने का, आटे में नमक वाली बात के है, सही बात है, कोई फ़ायदा नहीं। सही। तो आई थिंक कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए कि और इवन FBI को देखे कि भाई चीज़ वो करें जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए। सही, वेरी ट्रू, सही। बड़े आप जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड की इनकम पे भी अब टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं। ऑल्दो कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी होती है टैक्सेस, 35% टैक्स है कॉर्पोरेट रेट का, अब ऐसा नीचे जाएगा। तो पाकिस्तान में टैक्स रजीम बड़ा हाई है। फिर हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हाई हैं कि आम आदमी जो उसके बोझ तले दबा हुआ है। हर चीज़ पे आपने अब सेल टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, यू नो, तो इतने ज़्यादा हैं कि दैट आई थिंक लोगों को, ख़ासकर जो लोअर इनकम वाला तबका है, वो बेचारा काफ़ी इसमें पिस जाता है। सही। यू नो, इन्फ्लेशन आती है सबसे पहले वो हिट होते हैं। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी जो कॉस्ट है हमारी पाकिस्तान में वो हाउसिंग कॉस्ट है। सही। आप एक मामूली कमरा लेने चले जाएं कुरंगी साइड पे, दूसरे इलाकों में, तो 4-5 हज़ार रुपये का एक कमरा है। सर अभी तो और इजाफा हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज हो गया है, दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं, तो प्रॉपर्टी जिस पीक पे जा रही है कि गवर्नमेंट जो है ये गोल्डन गूज है, इसको उन्होंने कहा कि अंडे देगी सोने का, और अंडा नहीं देगी कोई भी सोने का, इसलिए कि ट्रांजैक्शन ही बंद हो जाएंगी। सही। ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगी और जो रेवेन्यू आता था वो भी नहीं आएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर्टी के ऊपर भी ग्रेजुअली इन रेट्स को बढ़ाएं। सही। रादर देन कि आप रातों रात ही DC वैल्यू अगर एक चीज़ की 1 करोड़ थी और वो लेट्स अज्यूम कि वो 8-9 करोड़ का ट्रांजैक्शन होती थी, ठीक है, 7 करोड़ में मानता हूँ कि 7 करोड़ जो है वो ऊपर का पैसा था, नंबर यानी ब्लैक इकॉनमी का पैसा था। सही। जो नेटवर्क में नहीं आता आपके। तो आप ये ग्रेजुअली कहेंगे ओवर 10 ईयर्स पीरियड हम इसको बढ़ाते जाएंगे, हर साल ऐसा ऐसा ये वैल्यू। एक गवर्नमेंट की बात भी सही है कि बाहर के मुल्कों में जो भी ट्रांजैक्शनें होती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, मलेशिया हो, जापान हो, तो जो भी सेल परचेज प्राइस होती है वो ट्रू रिफ्लेक्ट होती है जो बायर और सेलर पे कर रहा होता है। तो ये भी बात एक हद तक बहुत सही है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैनी फोल्ड बढ़ जाता है। क्योंकि जो रियल एस्टेट है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। तो लेकिन अब ये है कि अगर आप रातों रात चाहेंगे कि सारी हम एक DC वैल्यू थी 1 करोड़ और हम 10 करोड़ पे अपनी लेंगे, टैक्स लेंगे, 10 करोड़ पे कहेंगे जी अच्छा ये बताएं कि सोर्स ऑफ ये फंड कहाँ से आपके पास आए, 10 करोड़ पे कहाँ से आए आपके पास। सही। यू नो, तो आई थिंक कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि ये जो चीज़ है ऐसा ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इस नेटवर्क में ये चीज़ आ जाए, तो आई थिंक वो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, जो डेवलपर्स हैं इनके लिए भी अच्छा होगा कि भाई दे हैव टू इवेंचुअली कम डाउन टू द सेम लेवल कि जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ही रिकॉर्ड हो। ये जो नंबर 2 का पैसा है ये अब यहाँ फिर लोग अब यहाँ ये करे गवर्नमेंट के एक एमनेस्टी स्कीम ला के लोगों के भाई जो जितना पैसा ना अपना उसको वाइट कर लो, हमें इतना टैक्स दे दो। सर गवर्नमेंट तो कहती है कि टैक्स आना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, मुल्क चलाना है, मुल्क के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो वो तो अभी होल्डिंग टैक्स भी आपने देखा कि वो नाफिज होने से जो है वो बैंकर्स का एक बड़ा ही और ख़ासकर तजारती जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उसके बाद इस पर भी खामोशी इख्तियार की गई है। हमारा मसला ये है कि कल्चर नहीं है कि टैक्स को दिया जाए। उसकी एक वजह ये भी होती है कि लोग टैक्स देने के बाद ये देखते हैं कि हमें क्या सहूलतें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सही। सहूलतों में क्या होता है? हेल्थ, एग्जैक्टली, एजुकेशन, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आपकी बिजली, गैस, पानी, सीवरेज, रोडें, यू नो, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब तक गवर्नमेंट के जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन टैक्स पेयर को ये ना एहसास हो कि यार हमें वाकई गवर्नमेंट जो है हमारे टैक्सेस को सही मानों में इस्तेमाल करती है ऑन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ताकि मुल्क में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की वो एक ऐसे तरीके से यानी
आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो कि आम जो आदमी नीचे वाला है उसको भी ये बताओ कि मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। मेरे मोहल्ले में कम गैस की लाइन है, मेरे मोहल्ले में साफ पानी की लाइन है, प्रोग्रेस नहीं होगी सर कोई। तो चूँकि लोगों का ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट का फॉर मेकिंग दीज फैसिलिटीज फॉर द पीपल वो इतना कम हो गया हुआ है कि डेफिसिट है एक थिंकिंग का बहुत बड़ा। तो आई थिंक कि बहुत सारे मुल्कों में टैक्सेस बहुत हाई है, लेकिन वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल किया जाता है, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी पेंशन्स। अब जैसे यूके है, यूके में आप जब रिटायर हो जाते हैं 65 पे आपकी पेंशन लग जाती है, आपका इलाज जो है फ्री है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है बूढ़े लोगों के लिए फ्री है जिस शहर में वो रहते हैं। यू नो आपका बहुत सारी सहूलतें आपको वो सीनियर सिटीजन मिलती हैं। आपको अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं है, अपना घर नहीं है, तो आपको वो घर का अलाउंस दे देते हैं। तो ये कहाँ से आता है? जो लोग टैक्स देते हैं, यू नो। तो अब ये जो ब्रिटेन में ब्रेक्सिट हुआ है, क्यों हुआ कि नाउ ब्रिटिश पीपल आर फीलिंग द पिंच कि ये इतने यूरोप से सारे यूरोप से लोग हमारे मुल्क में आ गए हैं, दे आर क्वालिफाइंग फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स, यू नो। तो जिससे वो कहते हैं कि शायद हमारे जो यूके के लोग थे उनकी एकतलफी हो रही है। सही, क्योंकि माइग्रेशन टू इंग्लैंड इज मच हायर देन माइग्रेशन फ्रॉम इंग्लैंड टू दीज कंट्रीज। वेरी राइट। अच्छा सर, कैपिटल मार्केट के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ आपसे। तो एक SECP ने एक आर्टिकल पोस्ट किया, उसमें कहा कि कैपिटल मार्केट आर स्टिल नॉट पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का आर्टिकल आना और SECP की जानिब से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वो देखिए SECP का भी जो है ये ठीक है उनका कि जब पूरे मुल्क में 2.5-3 लाख आपके अकाउंट होल्डर हैं स्टॉक मार्केट के, पाकिस्तान का मुल्क जो है 200 मिलियन 20 करोड़ में से अगर 2.5-3 लाख की आपके अकाउंट होल्डर्स हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों को people generally at large are not willing to put money in the market. अब उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजूहत ये भी है कि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है वो रहती है आपके रूरल एरियाज़ में, लेकिन स्टिल 30% पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बिग सिटीज़। इकराम साहब, मैं आपको यहाँ पर रुकूंगा। कैपिटल मार्केट के हवाले से हम अभी और गुफ्तगू करेंगे, बड़े सवालात मैंने करने हैं और हमारे व्यूवर्स को भी जानना है कि कैपिटल मार्केट में जो चेंजेस चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो हैपनिंग्स हो रही हैं, उस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करनी है। तो एक यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, बाबा हमारे प्रोड्यूसर हमसे कह रहे हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट के हवाले से, और इकराम साहब ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमें बताई, बड़े सजेशन दिए, और कैपिटल मार्केट के हवाले से वो काफ़ी कुछ बता रहे थे। एक और सवाल मैं इकराम साहब से करूँगा, कैपिटल मार्केट की जो डेवलपमेंट आई है 2016 से 2018 की, जो SECP ने जो पोस्ट किया आर्टिकल, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो रिटेलर इन्वेस्टमेंट पे बात की गई है, उस हवाले से आपको क्या लगता है? आई थिंक SECP की अपनी ख्वाहिश जो है, मैं समझता हूँ बहुत हद तक यही है कि मुल्क में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जिसके तहत जो SECP का रेगुलेशन है वो फैसिलिटेट करें ज़्यादा लोगों को कि वो कैपिटल मार्केट में आके अपने अकाउंट खोलें, और अकाउंट खोलने के बाद वो चाहेंगे कि जो भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट है, एक तो वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट महफूज हो, नंबर 2 जो उसकी शेयर होल्डिंग है जो CDC में होती है वो महफूज हो, और तीसरा ये है कि there should be awareness of capital market in the country. तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनके अंदर आई पर्सनली थिंक कि अगर SECP को ऐसे क्रैश कोर्सेज मुख्तलिफ कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाके उनके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हैं, MBA के डिपार्टमेंट हैं, कि कैपिटल मार्केट का एक सब्जेक्ट हो कि व्हाट आर द कैपिटल मार्केट्स, इनकरेज किया जाए पाकिस्तान के करिकुलम में कि कैपिटल मार्केट्स की क्या अहमियत है मुल्क की तरक्की में, और किस तरह से कैपिटल मार्केट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी, कैपिटल मार्केट की जो ग्रोथ है, जो सिस्टम है जिसके अंदर ये कैपिटल मार्केट चल रही है, ये सारा रेगुलेटर जो है उनका काम होता है। तो उनकी मैं तो कि पिछले 3 साल में
SAP ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स की हैं, आई मस्ट कमेंट देम, क्योंकि सिक्योरिटी चेंज कमीशन ने आके तो बहुत सेक्टरों में बहुत मेहनत करके काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल को स्ट्रेंथन किया है। अब ब्रोकरेज हाउसेज में देखें कि क्लाइंट के अकाउंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, क्लाइंट अकाउंट्स जो है उसका जो पैसा है उसका एक सेपरेट अकाउंट खुलता है क्लाइंट अकाउंट, उस पैसे को ब्रोकरेज हाउसेज अपने इस्तेमाल में नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा फैसला था कि क्लाइंट अकाउंट के अंदर ही पैसा रहेगा, वो पैसा सिर्फ या तो वो शेयर बाय करने के लिए होगा या फिर वो उसके अंदर पड़ा रहेगा उसी अकाउंट में, और उस अकाउंट को वो यूज़ नहीं कर सकते। रियली अप्रिशिएट सर, इसको तो काफ़ी देखा गया। और वो जो पैसा है जब चाहे क्लाइंट वापस ले सकता है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट का पैसा सिर्फ यूज़ होगा जहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड है, जो अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स हैं, आपके सेट रूल्स। अच्छा इकराम साहब, अभी प्रोग्राम भी ख़त्म होने वाला है तो मेरे पास सवालात बहुत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम में जितने ज़्यादा सवालात मैं रखूँ अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस हो जाए। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस सेविंग की बात की जाए और GDP की बात की जाए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ सेविंग इन पाकिस्तान अबाउट, एंड जो GDP पे है, अगर कंपैरिजन हम बात करें इंडिया से पाकिस्तान की, तो हमारा जो GDP का जो सेविंग परसेंटेज पे मैं बात हमारे रेट तो सर कम एज कम्पेयर इंडिया 13% पे और इंडिया का 31 है। हमारे तो बहुत नीचे। तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजह, क्या किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए? बस देखते हैं, एक तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमेशा रहते हैं और इन्फ्लेशन हमारी हिडन भी होती है जो कि सरफेस पे नहीं आती, लेकिन अगर आप देखें बिजली जैसे है, अब बिजली इतनी महंगी है कि मुल्क में गैस भी महंगी होगी, और अभी जो बजट भी आया उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, उससे भी हो रही है। और दूसरा ये है कि जो ही चीज़ें इन्फ्लेट होती हैं, चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है, तो लोगों की डिस्क्रिशनरी जो सेविंग्स होती है, पावर, वो ऐसा ख़त्म होती जाती है। तो सेविंग का जो रुझान है पाकिस्तान में वो बहुत ही यानी डिसमल है। इंडिया में लोग जो है, इंडिया है, चाइना है, इनके रेट्स आर फार हायर, क्योंकि वहाँ पे ये कल्चर है कि हमें अपने पैसे सेव करने हैं। तो हमारे यहाँ भी मैं समझता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, स्कूलों में, कॉलेजों में, ख़ासकर स्कूल्स में, स्कूल्स के लेवल पे सेविंग का जो रुझान है इसको इनकरेज करना चाहिए। मैं समझता हूँ बैंक्स हैं, सेविंग स्कीमें हैं, दे शुड विजिट स्कूल्स रेगुलरली और वहाँ जाके वो अपनी ऐसी स्कीमें बनाए बच्चों के लिए जिससे बच्चे इनकरेज हो कि उनको जो पॉकेट मनी मिलती है वो पॉकेट मनी जो है वो थोड़ा उसमें से आधा खर्च करें और आधा डाल दें सेविंग अकाउंट में। ये बड़ा अच्छा, आपने अच्छी बात बोली कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर सेविंग की बात की है, और इकराम साहब ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि इस तरीके से भी जो आने वाली जनरेशन होगी तो वो उसके हिसाब से भी, और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा। प्राइमरी स्कूल्स हैं आपके, मुझे अच्छी याद है कि जब हम बचपन में अपने स्कूलों में पढ़ते थे तो कभी कभी ये बैंक्स वाले हमारे स्कूलों में आया करते थे, आके इनकरेज करते थे कि अपना अकाउंट खोलें आप। वही आपने अवेयरनेस की बात करी, सेमिनार की बात करी, अब वो चीज़ ख़त्म ही हो गई है। सही। अब सारा जो है हाई टेक है। दूसरा मैं समझता हूँ कि सेविंग को बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है जिसकी बात हो रही है कि ब्रांचलेस बैंकिंग जैसे है कि लोगों को इन्वॉल्व करो, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो उससे भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सेविंग का रुझान बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ रहा है सर। और एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें था कि जो इंटरनेट बैंकिंग आई है उससे ये हुआ कि लोगों ने जो है वो अब जो काम बैंकर करता था वो एज अ कस्टमर आप घर में बैठकर भी मोबाइल फ़ोन से जो है थ्रू एप्लीकेशन आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, अपना पूरा अकाउंट खुद विजिट कर रहे हो, आपकी ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है, कहाँ पैसा क्रेडिट हो रहा है, कहाँ डेबिट हो रहा है। तो एक बड़ा स्टेप आया है टेक्नोलॉजी के थ्रू एप्लीकेशन। जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं समझता हूँ कि सारी हुकूमतें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनका फ़र्ज़ है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो एजुकेशन की तरफ लगाएं। सर ये तो बेसिक प्योरिटी होनी चाहिए, हर गवर्नमेंट कहती है और हमारे सबकी ख्वाहिश है। गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, पंजाब है, फ्रंटियर है, आज़ाद कश्मीर है, बहुत सारा पैसा ये स्कूलों में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाएँ, पढ़ें और उनको ये नॉलेज मिले कि ये जो दुनिया की इकोनॉमिक्स क्या है। सेविंग जो है इज़ अ की फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री। तो इसके लिए स्कूल लेवल पे करना मैं समझता हूँ, प्राइमरी स्कूल है जो बहुत ज़रूरी है। सर इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वाई श्रीलंका इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स? हाई एजुकेशन 99%, एजुकेशन वन ऑफ द लिटरेसी रेट उनका जो 98-99% है। यू थॉट वन ऑफ द मतलब मेन स्ट्रीम फैक्टर इज एजुकेशन। अब देखिए श्रीलंका में कितनी तरक्की हो रही है। जब से वो वॉर ख़त्म हुई है तो श्रीलंका इज माशाल्लाह
कमिंग अप वेरी वेल। और देखिए उनकी करेंसी भी अब काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गई है, यू नो। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन पे स्ट्रेस करने से आपकी सारी चीज़ें जो हैं, अवेयरनेस जो है ना वो आपको हमेशा एजुकेशन से आएगी। स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस जो है वो भी इसी से आएगी। और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं समझता हूँ और कॉलेजों के लेवल पे कैपिटल मार्केट का सब्जेक्ट जो है कुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स में सर पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन हमने एक रिसर्च भी निकाली थी तो उसमें स्टूडेंट जो होता है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से भागता है। या तो हमारे पास जो प्रोफेसर्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, अगर कुछ अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं और बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स हमारे मुल्क में हैं और वो काम कर रहे हैं, लेकिन सर अब अगर रेशो की बात की जाए, मार्केटिंग का स्टूडेंट आपको ज़्यादा नज़र आएगा, फाइनेंस का ज़्यादा नज़र आएगा, सप्लाई चेन का हो गया और इकोनॉमिक्स का हो गया, इसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमको नहीं नज़र आते, बहुत कम होते हैं। सही है। और दूसरा जो मैं सोचता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इसकी भी एजुकेशन को हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन ला सकते हैं। डू यू थिंक कैपिटल मार्केट एंड रिटेल सेविंग की जो आपने बात हमने की दे है, फिर रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप है इनका आपस में? और देखिए सेविंग्स जो आपकी होती हैं, अगर आप वो सेविंग्स जो है किसी भी कैपिटल मार्केट के शोबे में लगा देते हैं, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट स्कीम है, चाहे वो बैंक के अंदर डिपॉजिट स्कीम है, या वो स्टॉक मार्केट में है, गोल्ड में है, सिम है, तो उसका लिंकेज तो स्ट्रेट वही हो गया ना। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे कि आपको पता होगा कि मेरी ये सेविंग ये ग्रो कर जाएगी। जो गोल्ड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो गोल्ड की जो प्राइसेस है दे आर गोना राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकराम साहब, सेक्टर्स की हम बात करते हैं तो आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेक्टर्स के, अगर आने वाले दिनों में इंश्योरेंस की, आज मैंने सोचा था मैं आज बात करूंगा कि इंश्योरेंस पे अगर हम आते हैं उसको आप क्या देखते हैं, उसका स्टॉक मार्केट पे आने वाले दिनों में क्या इंश्योरेंस सेक्टर में जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें आपकी EFU है, बिल्कुल, आपकी आदम जी है, न्यू जुबली है, ये तीनों बिल्कुल। और तो आप देखें कि न्यू जुबली का शेयर तो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत ऊपर लेवल पे चला गया है। क्यों? जब से वो आगा खां फाउंडेशन ने उसको बाय आउट किया जी, तो दे हैव ब्रॉट एक्सीलेंट पीपल इन इट, और उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें ले आए और वो कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन एज ए होल जितनी बाकी इंश्योरेंस कंपनियाँ लिस्टेड है मार्केट में, उसमें कोई ज़्यादा इतनी ट्रेडिंग होती नहीं है, यू नो, क्योंकि ये तीन बड़ी हैं जो ज़्यादातर आप देखें जिनमें ट्रेडिंग हो रही होती है, यू नो। और इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये बड़ा एक लिहाज से अच्छा सेक्टर है, खासकर वो इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ और जनरल दोनों कर रही है, लाइफ और जनरल दोनों कर रही है। सही। खाली जनरल जो है उसमें ज़रा भी अगर मुल्क में कोई प्रॉब्लम्स आए, पॉलिटिकल रिलेटेड हो, वॉर रिलेटेड हो, तो बड़े नुकसान हो जाते हैं उनको जनरल इंश्योरेंस में। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है कि जैसे आपका फंड जो है, लाइफ का फंड, एंडोमेंट फंड होता है, तो वो सारा बढ़ता रहता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है इसमें बस ये तीन बेसिक कंपनी जो बड़ी हैं, इनके अंदर ही आप देखेंगे ट्रेडिंग में ज़्यादा इनमें हो रही होती है, यू नो। तो अदर देन दैट जो दूसरा सेक्टर जो मुझे इस वक्त, केमिकल के बारे में क्या कहेंगे इकराम साहब? केमिकल सेक्टर में केमिकल भी ठीक है, इट्स अपना दे आर ओके, लेकिन उसमें ICI जो है, जब लकी सीमेंट वालों ने इनको लिया तबा ग्रुप ने, तो ये देखे ICI कहाँ से कहाँ चला गया, बिल्कुल, यू नो। इससे इट ऑल डिपेंड कि हु आर द पीपल हु आर मैनेजिंग इट, और वो उसके साथ क्या टर्न अराउंड कर रहे हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, क्या वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी का सारा सर इसमें ये। अच्छा, केमिकल के बाद, उस केमिकल से बात करने से पहले हम जब ब्रेक पे गए थे तो आपने फूड की बात की थी। फूड सेक्टर को आप कहाँ देखते हैं अगस्त और सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो? फूड सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है जिस हिसाब से वो तेज़ी से बढ़ रही है, और जो फूड की जो आपकी डिमांड है वो आउट गो कर जाएगी डिमांड फॉर अदर थिंग्स। ओके, रोटी कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी खानी है, आप बेसिक कपड़ा चाहिए आपको पहनने के लिए, यू नो। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो अच्छी फूड की कंपनी है, दे विल एक्सेल एंड दे विल नो बी फार अहेड। जस्ट एक रिफॉर्म में देख लिया, बिल्कुल, आज बात भी की उसकी, माशाल्लाह आज कहाँ पे वो तकरीबन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यू नो। जब मैं 89 में आई वॉज इन फैसलाबाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो इरफान मेरे क्लाइंट थे। अच्छा। उस वक्त ये शेयर की कीमत 22 रुपये होती थी, मुझे याद है, 22-23 रुपये। और आज देखें इट क्रॉस 10,000। चलें, हमारी तो सर कोशिश ये होती है जो भी सेक्टर हो पाकिस्तान से रिलेट करते हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करते हो, सब में प्रॉफिट हो, सब में बिजनेस हो, सबका फ़ायदा हो, ताकि और देखा जाए पाकिस्तान के लिए ही अच्छा। हमारा मुल्क देखें, हमारे मुल्क में बहुत
गुंजाइश बहुत है चीज़ों की। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बहुत सारी चीज़ों पे तो काम होना बाकी है, अभी उस पे तो काम भी नहीं है। आपकी ऑटो सेक्टर देखें, ऑटो डिमांड इतनी ज़्यादा कि पूरी नहीं हो पाती, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो रिकंडीशनकारी है। आपकी सीमेंट देख लें, सीमेंट आपका यहाँ ही इतना खपत हो रही है कि सारे सीमेंट कंपनियाँ अब बिग एक्सपेंशन, सब चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और चल रही हैं माशाल्लाह। ये इसके बावजूद के मुल्क के जो हालात हैं वो थोड़ा कभी कभी अंडर प्रेशर भी होते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह जो ये बैंक्स हैं, बैंक्स अभी भी ग्रो कर रहे हैं, चाहे रेट नीचे कल भी भी मेरी एक गेस्ट अब जो आए हुए थे उनसे मेरी बात हुई तो मैंने यही पूछा कि बैंकिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं। मैंने बैंकिंग्स तो आने बैंक्स आने, मर्ज भी आने नई कंपनीज़ की मैंने बात की। मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट अपकमिंग डेज में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कोई कंपनीज आ रही हैं जिसके IPOs जारी हों, अच्छा है हमारे व्यूवर्स को पता लग जाए, इन्फॉर्मेशन हो और वो और पैसा लगाएं इसमें। हाँ, नई कंपनियाँ आती रहेंगी पाकिस्तान में। जो लोग देखते हैं कि भाई कैपिटल मार्केट जो है वो रोबस्ट है, तो अच्छे लोग जो जब आते हैं मार्केट में तो उनको प्रीमियम मिल जाता है अपने शेयरों पे, और उनका जो कैपिटल है वो कैपिटल उनका इतना प्रीमियम की जो इनकम होती है वो आपके रिजर्व में चली जाती है, जो आपको प्रीमियम ज़्यादा आता है तो कंपनी के पास आ जाता है, तो उससे कंपनी की जो एबिलिटी होती है टू ग्रो वो बहुत अच्छी हो जाती है, लिक्विडिटी उसके पास ज़्यादा हो जाती है, दे कैन डेवलप देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सही है। सेक्टर्स पे बात भी हो गई। इकराम साहब, आपने बड़ी अच्छी कैपिटल मार्केट पे बड़ी तवील गुफ्तगू की और बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हमारी चली और व्यूवर्स ने भी देखा होगा। अब आपका मैं एक छोटा सा कंक्लूजन चाहूँगा कि आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट के अब जो आने वाले डेज हैं, फ्राइडे को आप मार्केट कहाँ देख रहे हैं, क्या पोजीशन देख रहे हैं, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ तक देख रहे हैं आप अपने आइडिया के हिसाब से, और अगस्त में की जो स्टार्ट है उस वक्त मार्केट को आप कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? पर मार्केट की अब जो ग्रोथ है वो अब रिजल्ट आने पे होगी कंपनियों के। ये जो अपना जून के रिजल्ट्स हैं, जून के काफ़ी रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट होते हैं पूरे साल के, कुछ रिजल्ट जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं वो अभी उन्होंने शाया नहीं किए, उनके रिजल्ट होते हैं हाफ ईयर। तो ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फूड सेक्टर, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव लगते हैं, तो इनके रिजल्ट जो अच्छे आते जाएंगे तो मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर आती जाएगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि 40,000 का जो लेवल है, ये अगर 20-25 कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आगे बढ़ियों के तो पाकिस्तान ये मार्केट आपकी 40,000 क्रॉस कर जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कल का क्या देखते हैं आप? मार्केट आज पॉइंट्स पे कमी रही है, KSE 100 और 30 दोनों में, कल का क्या आपका एक प्रोडिक्शन है? आज तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा बंद ही ऊपर ही बंद हुआ थोड़ा सा। बस मेरा अपना यही फीलिंग है कि ये जो पोजीशंस है ये सारी की सारी एडजस्ट हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि जो सेक्टर्स हैं आपके वो सारे अब एवरीबडी इज़ लुकिंग टुवर्ड द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट बड़े क्रूशल होंगे, तो रिजल्ट अच्छे रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेशन विल टेक द मार्केट अप। अगर कल अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं कुछ 2-3-4 कंपनियों के तो मार्केट विल एंड पॉजिटिव। ओके, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो मार्केट थोड़ी सी करेक्शन, तो देखें ना 200-300 पॉइंट की करेक्शन जो होती है वो तो एक बड़ी जेन्युइन करेक्शन होती है। सही, बहुत अच्छा लगा इकराम साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें हमसे करी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना ये अभी तो इतने सवाल करने थे मुझे, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह अब दोबारा आप आते रहेगा, आपसे मुलाकात रहेगी। आप लोगों ने देखा आज के कैपिटल मार्केट के हवाले से इकराम साहब ने बहुत अच्छे सजेशंस आपको दी, रिकमेंड किया कि कौन से सेक्टर में कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए और आने वाले दिनों में और क्या मार्केट की पोजीशन रहती है। प्रेडिक्शंस भी बताई हैं कि मार्केट में भी 40+ से ऊपर चली जाए और अल्लाह करे ऐसा ही हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा आज का प्रोग्राम मिस कर दिया तो फेसबुक पर आप हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।